हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, क्या है कि आज जो करंट अफेयर है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, बायलैटरल इश्यूज़ है, कल्चरल इश्यूज़ है, जो कि आपके सिलेबस का नहीं है पार्ट। तो इस वजह से मैं आज करंट अफेयर नहीं लेके आई हूँ, उसकी जगह आज हम रिविज़न करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने हर तरीके के क्वेश्चन 25 डाले हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार इस तरीके के क्वेश्चन या फिर इसी पार्ट में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ईपीएफओ में। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हमें और सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मंडल कमीशन के बारे में। तो आपका पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा, वन थिंग मोर गाइज, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, पहले जो स्टूडेंट्स देखते हैं उनको पता ही है क्या रूल है कि आपको वीडियो को पॉज करना है। जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगी उसके बाद उसे अटैम्प्ट कीजिए, फिर जो पॉज बटन है आप उसे हटा दीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर डिक्टेट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मंडल कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो ए इज इंदिरा गांधी, बी इज मोरारजी देसाई, सी इज राजीव गांधी एंड फोर्थ इज वीपी सिंह। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, मोरारजी देसाई। मंडल कमीशन इन्हीं के टाइम में सेटअप किया गया था। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूँ तो देखिए, 20 दिसंबर 1978 को जब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी, ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को फॉर्म किया था, अनाउंस किया था कि इनकी फॉर्मेशन होगी। जिनके जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल, जो कि एक पार्लियामेंट के फॉर्मल मेंबर भी रह चुके थे। तो 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन जो था, उन्होंने प्रेसिडेंट एनएस रेड्डी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कि कुछ वेज बताए गए थे कि किस तरीके से सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उनका प्रमोशन हो सकता है, उन्हें और ज़्यादा एडवांस किया जा सकता है। उसके बाद जनता गवर्नमेंट तो चली गई, बट प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जब 1990 में थे तो उन्होंने ये अनाउंस किया पार्लियामेंट के अंदर कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस वजह से मंडल कमीशन जो है आपका फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में, उसमें अलग से मेंशन किया गया है। तो अगर आपने वो ना पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन को देख के अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको फंडामेंटल राइट चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट्स इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। सो ए इज बेंगलुरु, बी इज मैसूर, सी इज इंदौर एंड डी इज जबलपुर। तो ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बेंगलुरु। तो इसकी एज सच कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ उन क्वेश्चंस की डाली है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था तो आप इसको एज एन फैक्ट याद कीजिए कि बेंगलोर जो है उसके अंडर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ हाई कोर्ट जजमेंट इज इशूड इन अ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, अ ट्रांसलेशन इन डैश मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखिए, अगर कोई हाई कोर्ट की जजमेंट है और वो जो है उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मान लीजिए कि आप साउदर्न इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी साउदर्न लैंग्वेज उनकी है इम्प्लीमेंटेड, हाई कोर्ट अपनी उसमें जजमेंट दे देती है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जिसमें हाई कोर्ट को ट्रांसलेट करना होता है अपनी जजमेंट को, ताकि वो पूरी कंट्री में किसी को भी अवेलेबल हो सके। तो ए ऑप्शन है हिंदी, बी इज़ इंग्लिश, सी इज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड डी इज़ नन। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टेट की कोई जजमेंट देगा तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर दो तरीके की पॉलिसी होती है। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज फिजिकल पॉलिसी, जिसको कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर कौन कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो ए ऑप्शन इज डिस्काउंट रेट, बी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी इज रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो इसका ऑप्शन जो है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के थ्रू जो करी जाती है उसमें डिस्काउंट रेट्स को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए बैंक्स के पास, आरबीआई के पास, उसका ध्यान रखा जाता है। और जितने भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो भी आरबीआई के थ्रू ही की जाते हैं। बट गवर्नमेंट अपने फंड्स को कहाँ पे स्पेंड कर रही है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं, फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is both Helena and Namika are futures anti-tank missile of India, and second statement is both Helena and Namika are version of Nag missile। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है इसमें। तो विच अमंग द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए इज 1 is correct only, B is 2 correct, C neither 1 nor 2, D both of them are correct। इसमें देखिए एक वो हो गई है, अगर वैसे यूपीएससी के आप क्वेश्चंस देखते हैं तो डी जो ऑप्शन है वो सी की जगह होता है और सी जो है वो डी की जगह होता है। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है इसमें, पर फिर भी आप एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, उसकी मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए हेलिना जो है वो एक हेलीकॉप्टर नाग है जो कि एक मिसाइल वर्जन है, बट जो नैमिका है वो एक नाग मिसाइल कैरियर है, ना कि कोई हेलीकॉप्टर है या फिर मिसाइल का वर्जन है। तो इस वजह से आपकी दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स इट्स। दिस इज साइंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ए इज डिस्टेंस, बी ल्यूमिनिसिटी, सी मास, डी टेम्परेचर। तो इसमें पूछा गया कि अगर हम स्टार का कलर देखते हैं तो वो क्या दिखाता है आपको। तो चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए टेम्परेचर जो है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि मैंने, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी ईपीएफओ का स्टूडेंट है, तो मैंने जो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी मैंने उसमें आपको बताया था कि कोई भी जो प्लैनेट, जो स्टार होता है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब उसकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। तो जितनी हीट होगी उतनी ही ज़्यादा लाइटिंग होगी और वही फिर स्टार का कलर इंडिकेट करेंगे। तो डी टेम्परेचर जो है इसका सही ऑप्शन है और ये आपका फिजिक्स का पार्ट फॉर्म करता है और केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स में इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड। तो इसमें पूछा गया है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया को देखते हैं तो उसमें हम कौन से इंटरप्राइज को एक माइक्रो इंटरप्राइज कह सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होती है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो माइक्रो कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इज ₹5 लाख, बी इज ₹15 लाख, सी ₹30 लाख, डी इज ₹25 लाख। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ₹25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में की जाती है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाता है। उसके बाद जो होती है फिर वो माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्टली यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए हमें पता है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट्स लगे होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इज कॉपर, बी इज सिल्वर, सी इज निकल एंड डी इज टंगस्टन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। टंगस्टन जो है उससे ये फिलामेंट्स बने होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि देखिए टंगस्टन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब्स की फिलामेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। बिकॉज जितने भी मेटल्स हमारे पास होते हैं उसमें से टंगस्टन ही एक ऐसा मेटल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से इसका जो है बेसिकली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। क्योंकि आप देखिए अगर आप बल्ब को जलाए रखते हैं तो वो हीटअप होता है, तो अगर वो हीटअप रहेगा, हीट ज़्यादा कोई मेटल जब बर्दाश्त कर पाएगा तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो टंगस्टन जो है वो अच्छी खासी हीट बर्दाश्त कर सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस वजह से उसको बल्ब में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज जापानीज आर्ट इकिबेना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ए इज सैंड आर्ट, बी इज फ्लावर अरेंजमेंट, सी इज पेपर फोल्डिंग एंड डी इज ट्री कटिंग। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लावर अरेंजमेंट इज कार्ट इबिकाना, जिसको कि एक बार मैं एक्सप्लेन भी आपको कर देती हूँ। तो इबिकाना क्या है, एक फ्लावर अरेंजमेंट की आर्ट है जिसको कि कैडो के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अगर आप देखें ओरिजिन की कब से हो रहा है तो 7th सेंचुरी से फ्लोरल ऑफरिंग्स जो है वो यहाँ पे की जाती है और इस तरीके से फ्लावर्स की अरेंजमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंक्स को रेगुलेट करते हैं उनके कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो आई थिंक ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा जो अभी इस में मैंने डाले हैं। तो ए ऑप्शन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इज ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी नन ऑफ दिस। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है उनके कैश बैलेंस के लिए। तो जो कैश बैलेंस होता है वो मेंटेन किया जाता है शेड्यूल बैंक्स के थ्रू विद आरबीआई विद नॉट लेस देन 4% ऑफ टोटल एनडीएलटी। एनडीएलटी क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो 4% जो है रिजर्व रखना होता है सभी शेड्यूल बैंक्स को अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल मे अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। दिस इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, जो कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो इंग्लिश से नहीं हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं उसको डिक्टेट कर रही हूँ हिंदी में भी। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया, ख़त्म हुआ है, पर वो पर्सन जो है वो कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता किसी भी रीज़न की वजह से। तो पब्लिक मिलके या फिर एक जो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल है वो ये सोचता है कि ये तो नहीं अपील कर सकता, बट इसकी जगह हम अपील कर देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है इसका डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, सी इज डॉक्ट्राइन ऑफ रियल इफेक्ट एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो प्लीज़ एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि देखिए आप देखते होंगे न्यूज़ में कि पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी नेशनल इंटरेस्ट में या फिर कोई भी ऐसा इशू होता है जो कि लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वन थिंग इज़ मोस्ट हर्टिंग फॉर मी कि जब मैंने अपने स्टैट्स चेक कर रही थी तो उसमें ये था कि 67% जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो आउटसाइडर्स है, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो गाइज मैं आपके लिए इतना एफर्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप इतना सा सपोर्ट तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमेचिक नमपुक इज इन अरुणाचल प्रदेश आर फेमस फील्ड्स फॉर। तो देखिए ये जो है एक जगह का नाम दिया गया है, फील्ड नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये है, और इसमें पूछा गया है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ए इज़ कोल, बी इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस, सी इज़ बॉक्साइट एंड डी इज़ जिंक। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए कोल, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कोल जो है अभी हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, उसके बाद ये करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा है, इवन जो कंपनी लॉज है उसमें भी मैंने कोल के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछता है। तो यहाँ पे जो नमचिक निम्फुक है ये जगह अरुणाचल प्रदेश की, ये कोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following scheme is for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation, reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation। तो देखिए जितने भी विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के, ट्रैफिकिंग की जाती है जिसकी, तो उनके रेस्क्यू के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी चीज़ें की जाती है तो उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू। उस स्कीम का आपको नाम बताना है, क्योंकि 4 स्कीम्स के नाम मैंने अंडर दे रखे हैं। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि ये आपके डेवलपमेंटल इशू का पार्ट हो जाता है। ए ऑप्शन इज स्वावलंबन स्कीम, बी इज उज्ज्वल स्कीम, सी इज सहयोगिनी, डी इज स्वदार। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ये जो उज्ज्वल स्कीम है इसके ऊपर बेसिकली जो है रेस्क्यू किया जाता है। तो अभी तो मैं खाली उज्ज्वल स्कीम को ऐसे ऑप्शन में बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं उज्ज्वल स्कीम के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ अच्छे से डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। ये डिपेंड करेगा कितने कमेंट्स आए हैं, उस बेसिस पे वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट के अंदर है। तो ए इज कर्नाटका, बी इज पुदुचेरी, सी इज ओडिशा, डी इज जम्मू एंड कश्मीर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, लोकेशन हो, तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि जो चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और ये बेसिकली कौन सी रिवर के ऊपर, ये कारगिल के अंदर है सिचुएटेड रिवर, और बेसिकली ये जो रिवर सुरू के ऊपर बनाया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस विच इज नॉर्मली कॉल्ड कॉमनवेल्थ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है वो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देर इज़ 53 मेंबर स्टेट्स इन दिस। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया टू भूटान। तो भूटान में इंडिया से कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, ये आपको बताना है। ए इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बी इज़ पेट्रोलियम, सी टिम्बर, डी सिल्क। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से भूटान में ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें पूछा गया है बेसिकली कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बढ़ाना होता है, उनका नंबर बढ़ाना होता है, तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है। ए इज़ इफ देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस एंड नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो जो ए ऑप्शन है उसमें एक आ गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाके कहता है कि पेंडिंग केसेस के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप जो नंबर ऑफ जजेस है उनको बढ़ा दीजिए, उस केस में बढ़ाए जाते हैं। सेकंड, बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड बी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके थ्रू जजेस इन सुप्रीम कोर्ट का नंबर बढ़ाया जाता है। उसके लिए अमेंडमेंट जैसी चीज़ नहीं की जाती और ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है, ना ही खाली प्रेसिडेंट इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी फाउंडेड द यूरो करेंसी। तो ये आपका इकोनॉमी का पार्ट बन गया है। तो इसमें पूछे गए कि यूरो करेंसी जो है वो किसकी ट्रीटी के थ्रू बनाई गई थी, और ये मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा भी चुकी हूँ पहले। तो ए इज maastricht ट्रीटी, बी इज मर्जर ट्रीटी, सी इज एम्स्टरडैम ट्रीटी एंड डी इज लिस्बन ट्रीटी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो maastricht ट्रीटी जो है वो बेसिकली है जिसमें कि यूरो करेंसी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपसे यूपीएससी ईपीएफओ में, सॉरी। तो यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। ए इज हीलियम, बी इज आर्गन, सी इज ब्रोमीन एंड डी इज सल्फर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोमीन। ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है अकेला जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेज, सॉरी गैसियस स्टेज में होते हैं, सिर्फ लिक्विड स्टेज में ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म इन द 19th सेंचुरी। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो गया, क्योंकि उस टाइम जो स्वामी विवेकानंद थे उनसे रिलेटेड हिंदुज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ पे कोई सॉरी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया तो पता ही चल गया, स्वामी विवेकानंद जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज करेंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि बिगेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई करती है। जो ए इज़ ईरान, बी इज़ सऊदी अरेबिया, सी इज़ यूएई एंड डी इज़ नाइजीरिया। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सऊदी अरेबिया इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो ये सबसे बिगेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ रिसेंटली लॉन्च विच ऐप फॉर द फ्रेट मैनेजर्स। तो देखिए जितना भी सामान होता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज के थ्रू भेजा जाता है उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट इज सफूर्ती ऐप, बी इज स्कूर्ती ऐप, सी इज स्नूर्ती एंड डी इज स्मूर्ती ऐप। तो ये सारे जो बहुत मिलते जुलते और ऐसे ऐप्स हैं भी, तो ये नहीं है कि बस मैंने ऐसे बना रखा है। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सफूर्ती ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू बनाया गया है जिससे कि फ्रेट मैनेजर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें बेसिकली जो ट्रैफिक फ्लो होता है और जो फ्रेट ऑपरेशंस होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसने स्मार्ट फ्लाइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन स्फूर्ति ऐप को बनाया ताकि फ्लाइट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको किया जा सके, और इसमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के व्यूज़ को और डैशबोर्ड्स को यूज़ करके ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव द गवनगजू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स। तो आपको बताना है कि अवार्ड्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता है ईपीएफओ में। तो ये पूछा गया आपसे कि गवनगजू प्राइज जो है ह्यूमन राइट्स का वो कौन सी कंट्री के थ्रू दिया जाता है। तो ए ऑप्शन इज जापान, बी इज साउथ कोरिया, सी इज चाइना एंड डी इज ताइवान। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए।
Okay, done. So B option is correct. South Korea is correct option. Next question is during which of the following period the Bharat Ratna award was discontinued. तो ये भी आपका पॉलिटी का पार्ट है. आप बताइए कि पॉलिटी के कौन से चैप्टर में लक्ष्मीकांत के अंदर ये स्पेसिफिकली दिया गया है कि जो भारत रत्न अवार्ड्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे. तो ए ऑप्शन इज 1958 से 61 के बीच में उनको डिसकंटिन्यू किया गया था, फिर 1963 से 66 के बीच में, फिर सी ऑप्शन 1977 से 80 के बीच में, और डी इज 1997 से 2005 के बीच में. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो 1977 से 80 के बीच में जो भारत रत्न अवार्ड्स थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट फिर दोबारा उनको शुरू कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू पब्लिश अ ऑथोरिटेटिव हिंदी ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसी थी जिसमें कि प्रेसिडेंट को ये ऑथोराइज किया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक हिंदी ट्रांसलेशन जो है पब्लिश कर सकते हैं. तो इस A is Constitution 55th Amendment Act. Second option is 56th Amendment Act. C option is 57th Amendment Act and D is Constitution 58th Amendment Act. तो इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. 57th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका 58 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 58 में ऑथोराइज किया गया है प्रेसिडेंट को कि वो एक ऑथोरेटिव ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथोराइज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं. जो हमने डिस्कस देखे थे कि 55 अमेंडमेंट एक्ट, 56 और 57 है, ये किसके लिए बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. तो 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सॉरी अरुणाचल प्रदेश जो है उसे स्टेटहुड दिया गया था. 56th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो गोवा था और जो दमन एंड दीव था उसको सेपरेट किया गया था और गोवा को सेटअप किया गया था. 57th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई थी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जिसको कि आर्टिकल 322 को भी इसके अंदर अमेंड किया गया था. और 59th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम एमरजेंसी को इम्पोज किया था जो कि स्टेट एमरजेंसी थी. तो गाइस हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई डाउट है या फिर वो वीडियो कैसी लगी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.